तो 130 में कोई रीजन नहीं है. रीजन इज नॉट गिवन इन 130. इट इज कंप्लीटली एट द बिहेस्ट ऑफ द श्योरिटी. इट इज कंप्लीटली एट द बिहेस्ट. उसकी इच्छा से, स्वेच्छा से है उसकी. सो ये इंपॉर्टेंट है. दिस इज द कंपैरिजन. 130 के बारे में सब लोग लिखेंगे, मगर 130 के बारे में ये कोई नहीं लिखेगा. तो दिस विल फेच यू एन एक्स्ट्रा मार्क. ये तुमको एक एक्स्ट्रा मार्क देगा. सो 1919 ए के साथ कंपेयर करके बताना कि रेसिशन तो वहां पे भी हो रहा है, रेसिशन यहां पे भी हो रहा है, मगर डिफरेंस ये है 19 में उसके पास एक कॉजा कॉजेंस है, उसके पास एक रीजन है. क्या रीजन है? कंसेंट इज नॉट फ्री. क्या वो अंजुम समझ नहीं आया? तो आंसर क्यों नहीं दिया तुम 1919 का? रिवाइज नहीं हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है. 1919 ए को हमने 130 के साथ कंपेयर करा है. तो 130 में कोई रीजन नहीं है. ठीक है. 130 में कोई कंपेयर, 130 में कोई रीजन नहीं है. 19 और 19 में रीजन है जिसकी वजह से उसने रिवोक करा है. ओके. ओके. अ कंटिन्यूइंग गारंटी में एट एनी टाइम. एनी टाइम को भी अंडरलाइन कर लीजिए. एनी टाइम को, एनी टाइम बी रिवोक्ड बाय द श्योरिटी एज टू द फ्यूचर ट्रांजैक्शन बाय नोटिस. इस पे केस लिख लो, एस एन गुप्ता वर्सेस पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक. एस एन गुप्ता वर्सेस पीएनबी. एस एन गुप्ता वर्सेस पीएनबी. हाँ, पीएनबी. अब सेक्शन 130 में ये जो उसमें इसमें पता है इस केस में क्या हुआ था? पीएन, कौन सा केस है? एस एन गुप्ता. इसमें जो था ना, जो कंटिन्यूइंग गारंटी ना, वो लिखा हुआ नहीं था. जो जो वर्ड था ना, देखो, इवन दो द वर्ड कंटिन्यूइंग गारंटी वाज नॉट रिटन एक्सप्रेसली, स्टिल 130 विल बी एप्लीकेबल. इवन दो द वर्ड एक्सप्रेस गारंटी वाज नॉट रिटन एक्सप्रेस. हाँ, इवन दो द वर्ड क्या था? कंटिन्यूइंग गारंटी वाज नॉट रिटन एक्सप्रेसली. Even though the word continuing guarantee was not written expressly, even though the word continuing guarantee was not written expressly, still 130 will be applicable up to a certain limit. Up to a certain limit. Up to a certain limit of, up to a certain limit लिख लो, up to a certain amount लिख लो. Up to a certain limit or amount. ठीक है. सेक्शन 131 इज, सेक्शन 131 मैंने आपको ऑलरेडी बताया. ये यहां से भी श्योरिटी रिलीज हो रहा है. ये रिलीज हो गया. कंटिन्यूइंग गारंटी. डेथ 131 पढ़ो. The death of the surety operates in the absence of any contract to the contrary. The death of the surety operates in the absence of any contract to the contrary as a revocation of the continuing guarantee, as a revocation of the continuing guarantee as far as regards future transaction. ठीक है. सो सेक्शन 131 में क्या हो रहा है? डेथ हो गई है. डेथ हो गई है. किसकी हो गई है डेथ? श्योरिटी की. सो the continuing guarantee has come to an end with respect to the future transaction. ठीक है. बट सेक्शन 131 इज सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट. इसका मतलब क्या है? सेक्शन 131 इज सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट. ये जो सेक्शन 131 में जो एक कंटिन्यूइंग गारंटी, गारंटी जो चीज है, गारंटी, ये गारंटी का जो कॉन्ट्रैक्ट है, पहले एक बात समझो. ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था. ए विल गिव 10,000 रुपीज टू बी एंड बी विल सिंग फॉर हिम. ठीक है. अब बी की डेथ हो जाती है. बी की डेथ हो जाती है. कैन दिस कॉन्ट्रैक्ट बी स्पेसिफिकली परफॉर्म्ड? मतलब बी की जगह कौन आ जाता है? उसका एलआर आ जाता है. कैन दिस कॉन्ट्रैक्ट बी स्पेसिफिकली परफॉर्म्ड? नहीं. क्यों?
बिकॉज दिस कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशन। अंजुम कॉन्फिडेंट नहीं हो क्या? नहीं हो? बेटा इतना इतना अच्छा आंसर देती हो, कॉन्फिडेंट क्यों नहीं होती हो? यू नो एवरीथिंग, यू हैव रिवाइज द सब्जेक्ट एन नंबर ऑफ टाइम्स, तो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है? सही आंसर है बिल्कुल, कॉन्फिडेंस रखो बिल्कुल। सो ए बिल्कुल सही आंसर है ना? सो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन नॉट कम बिकॉज दिस कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशन। जो काम बी कर सकता है वो बी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर सकता, है ना? सो जो काम बी कर सकता है वो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर सकता। वही चीज मैं सेक्शन 131 में पूछ रहा हूं। सेक्शन 131 पढ़ो। इसमें क्या हुआ है? ए ने बी से कहा आई विल सेव यू फ्रॉम द लॉसेस, आई विल सेव यू फ्रॉम द लॉसेस, ठीक है? बी की डेथ हो जाती है, ए सॉरी ए पेरिशेस, ए की डेथ हो जाती है, ए की जगह कौन आ जाता है? एक्स आ जाता है। नाउ माय क्वेश्चन इज द कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक पर्सनल क्वालिफिकेशन? नो। सो जो श्योरिटी है, श्योरिटी है, तो श्योरिटी इज लायबिलिटी विल, श्योरिटी लायबिलिटी विल बी डिवॉल्व्ड ऑन हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसके ऊपर वो जिम्मेदारी आ जाएगी, ठीक है? सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कैन बी इन्फोर्स अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। मगर सेक्शन 131 क्या कहता है? सेक्शन 131 कहता है कि सेक्शन 131 दो चीजें बताता है आपको, एक तो रूल और एक उसका एक्सेप्शन। व्हाट इज द रूल इन सेक्शन 131? द रूल इन सेक्शन 131 इज कि ए, बी एंड सी, दिस इज द प्रिंसिपल डेटर, ही इज द क्रेडिटर एंड ही इज द श्योरिटी। और केस क्या है सेक्शन 131 में? व्हाट इज द प्रीमाइस? दैट इट इज अ कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी आपको पता है 129 वाली, अंजुम ध्यान दो। तो कंटिन्यूइंग गारंटी 129 में है ना? अब क्या होता है? ए की डेथ हो जाती है, ए की डेथ हो गई, तो विद रिस्पेक्ट टू द फ्यूचर ट्रांजैक्शंस द श्योरिटी इज डिस्चार्ज। तो दिस इज द रूल। रूल ये है, रूल ये कहता है कि लायबिलिटी ऑफ ए विल बी डिस्चार्ज, दिस इज द रूल। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट? सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यह है कि अगर पार्टीज ने यह तय कर लिया है कि आपके बाद आपका एलआर आएगा, वो जिम्मेदार होगा। अगर पार्टीज ने यह तय कर लिया है तो ऐसे में द एक्सेप्शन विल प्रिवेल ओवर द रूल। तो सेक्शन 131 दोनों चीजें बताता है, रूल भी बताता है और उसका एक्सेप्शन भी बताता है। तो सेक्शन 131 इज सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 131 इज सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, लिखा हुआ है ना, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी। तो कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी का मतलब क्या है? कि जो रूल है उसके कॉन्ट्ररी हम कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। सब्जेक्ट टू द रूल, सब्जेक्ट टू द रूल, दिस इज सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, ठीक है? 131 पढ़ लीजिए एक बार अपने आप, प्लीज रीड सेक्शन 131। देखो इस पे कोई डिक्टेशन नहीं है, कंसेप्ट है पूरा, बना लोगे अपने आप, ठीक है? सो 130 131 समझ में आया? तो ये दोनों चीज अपनी नोटबुक में लेके आनी है। डायग्राम ये वाला 131 में रूल भी है और एक्सेप्शन भी है, बेरक में लिख लो। 131 में रूल क्या है? रूल ये है कि डेथ डिस्चार्ज, डेथ हो गई, श्योरिटी इज डिस्चार्ज। बट दिस इज सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? कि जो ए और बी है, दैट इज श्योरिटी और क्रेडिटर है, वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट भी हमको जुदा नहीं कर सकता। मतलब कॉन्ट्रैक्ट, हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे कि हम मृत्यु के बाद भी हम जिम्मेदारी निभाएंगे, जान के बाद देने के बाद भी हम, जिंदगी के बाद भी जिंदगी के साथ भी, हाँ बिल्कुल, जिंदगी के बाद भी। तो 131 में इस तरह से याद रह जाती है चीजें ना, इस तरह से चीजें याद रह जाती हैं। ओके, तो 131 में रूल भी आ गया और एक्सेप्शन भी आ गया। ओके आगे देखो, 131 हो गया हमारा, 131, ठीक है? तीसरा पॉइंट है म्यूचुअल कंसेंट। वो तो सिंपल है, 131 इज म्यूचुअल कंसेंट। कहने का मतलब है, देखो क्या हो रहा है, जो सेक्शन 62 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो आपको देता है नोवेशन, आपको देता है रेसिशन, और तीसरा क्या देता है?
ऑल्टरेशन, चौथा क्या देता है, अकॉर्डेंट सेटिस्फैक्शन, है ना। अच्छा, 63 देता है ना, फंसाया था हमने, मगर तुम बच गए। ठीक है, तो सेक्शन सेक्शन 63 में अकाउंट बिल्कुल सही। तो नोवेशन, रेसिशन, ऑल्टरेशन, कहने का मतलब क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, ए और बी ने एंटर किया है, उसमें टर्म्स हैं 1 2 3 4 5। अब पार्टीज ने म्यूचुअल कंसेंट से क्या किया, एक और कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया जिसमें टर्म्स जो है वो अलग है। तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, उसकी जगह इस कॉन्ट्रैक्ट ने रिप्लेस कर दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट टू, दिस इज नोवेशन। नोवेशन मतलब न्यू। सो बोथ द पार्टीज हैव कंसेंटेड दैट द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड्स डिस्चार्ज एंड वी विल एंटर इनटू न्यू कॉन्ट्रैक्ट, है ना। सो ये पहला जो कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी था, है ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी था। अब ए और बी ने फिर से तय करा कि हम ये तय करते हैं कि मैं कॉन्ट्रैक्ट में, मैं आपका श्योरिटी नहीं रहूंगा, मैं आपका श्योरिटी नहीं रहूंगा, हम दोनों म्यूचुअल कंसेंट से रिसाइंड करते हैं। तो म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट से रिसाइन करते हैं, दिस इज बाइलेटरल रिसिशन। हो सकता है, हो सकता है बिल्कुल। तो सेक्शन 62, तो तीसरा तरीका है, तीसरा तरीका डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, दैट इज बाइलेटरल रिसिशन। यो सो हाँ, बाइलेटरल रिसिशन, दोनों पार्टीज ने मिलकर तय करा कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज घोषित करते हैं, हम दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में एक दूसरे को डिस्चार्ज कर देते हैं, एक दूसरे को क्या, श्योरिटी को डिस्चार्ज कर देते हैं। तो सेक्शन 62 इज म्यूचुअल डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल कंसेंट, दैट इज, दिस इज द केस ऑफ बाइलेटरल रिसिशन, दिस इज द केस ऑफ बाइलेटरल रिसिशन। दिस इज द केस ऑफ बाइलेटरल रिसिशन। ओके, दिस इज द केस ऑफ बाइलेटरल रिसिशन। सेक्शन 130 हो गया, 131 हो गया, 162 हो गया। तो 130 में डेथ हो गया, नहीं 130 में क्या था, रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। सेक्शन 131 इज डेथ, सेक्शन 62 इज रिसाइंडिंग बाय म्यूचुअल कंसेंट, रिसाइंडिंग बाय म्यूचुअल कंसेंट। ठीक है। सो पहला जो हो गया, ये पहला जो कंसेप्ट है ना, या पहला पॉइंट, या पहले 3 पॉइंट जो है, ये है डिस्चार्ज अंडर द स्टैट्यूट। डिस्चार्ज अंडर द स्टैट्यूट का मतलब क्या है, जो आपको लॉ बताता है, लॉ बताता है कि डिस्चार्ज करने के कितने तरीके हैं। ठीक है, तो ये तीन तो ये हो गए। चौथा, अब जो सेगमेंट आ रहा है वो है कंडक्ट, बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, मतलब पार्टीज के कंडक्ट के द्वारा श्योरिटी डिस्चार्ज होता है कि नहीं होता है, पार्टीज के कंडक्ट के द्वारा श्योरिटी डिस्चार्ज होता है कि नहीं होता है। समझ में आया मतलब क्या कह रहा हूं मैं, ये क्या हो रहा है इसमें, इसमें क्या पार्टी ने कुछ हरकत करी है, कुछ नहीं करी है, उसकी डेथ हो गई। जब डेथ हो गई तो किसने क्या हरकत करी है, कुछ नहीं करी है ना। कंटिन्यूइंग गारंटी में दूसरी पार्टी ने कोई गुस्ताखी नहीं करी है, बस मेरा मन नहीं था, मैं निकल गया बाहर। तो ये लॉ बताता है आपके पास, ये लॉ में ये 3 तरीके हैं। इसके अलावा लॉ में और भी तरीके हैं जो बताता है कि अगर पार्टी ने ऐसे बिहेव करा तब भी तुम डिस्चार्ज हो जाओगे। जैसे अभी तुमने एक पढ़ा है, सेक्शन 139 पढ़ा है ना, फोर्थ फोर्थ 139 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, अभी 139 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, किसकी गलती है उसमें, 139 में किसकी गलती है, क्रेडिटर की गलती है ना। तो 139 में क्रेडिटर की गलती है, याद है ना सेक्शन। 139 को किसके साथ कंपेयर किया था, 39, कह रहे 139 को 39 के साथ कंपेयर किया था, ये क्या बात है, बहुत बढ़िया। 139 को 19 के साथ किया था। नहीं देखो, देखना नहीं है, इतना अटेंशन स्पेन इतना कम है, सही नहीं पढ़ा था क्या।
मैं सही नहीं पढ़ा था। 139, 139 को 141, 130 को किसके साथ कंपेयर किया था? 19 और 19 है ना? ठीक है, 139 पढ़ लो एक बार जल्दी से, 139 पढ़ लो। 139 किसके साथ कंपेयर करना था? ठीक है, ओके। तो हो गया हमारा सेक्शन 139 हो गया ना। सेक्शन 139 को एक लाइन में बताऊं क्या कह सकते हो? बाय द क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन श्योरिटी स्टैंड्स डिस्चार्ज। देखो, बाय द क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन, बाय द क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन, बाय द क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन। सर मिशन में एक पर्टिकुलर चीज है, ओमिट करेगी किसी चीज को, और एक्ट में पूरा बहुत सारी चीज हो सकती है, बहुत सारी चीज हो सकती है, जिसकी वजह से तुम्हारा, तुम अपना जो जो राइट है, जो जो श्योरिटी राइट है वो एंजॉय नहीं कर पाएगा। देखो, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, लॉ कॉलेज में कौन से सेमेस्टर में पढ़ते हो? फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हो। लॉ कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हो ना? तो ये जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है ना, इसमें जो बच्चे होते हैं बड़े एक्साइटमेंट में ज्वाइन करते हैं, क्योंकि लॉ करने बच्चे जो आते हैं तो उनको कितना एक्साइटमेंट होता है कि नई चीजें सीख, हम लॉयर बनने वाले हैं। और जब कॉन्ट्रैक्ट की क्लासेस ना, मतलब जब मैं देखो, मैंने तो बहुत अच्छा पढ़ाया है, खैर मैं अपने बारे में नहीं बोलूंगा, मगर मैंने जब देखा ना कि बड़ी हॉरिबल क्लासेस हो रही हैं, जब हॉरिबल क्लासेस होती है ना, तो बच्चों को देखा है इतना हार्ट ब्रोकन होता है। और यही होता है फर्स्ट से सेकंड फर्स्ट से सेकंड सेमेस्टर के बीच में ना, इतना एट्रिशन होता है, इतने बच्चे छोड़ देते हैं लॉ कॉलेज। तो स्ट्रेंथ जो होती है ना, ऐसा भी होता है कई बार 50-50 बच्चे छोड़ देते हैं, 50-50 बच्चे। तुम्हारा 5 ईयर कोर्स था, तो फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर से और लास्ट में कितने बच्चों की स्ट्रेंथ रही होगी? और बहुत छोड़ के जाते तो वो इतना ज्यादा एट्रिशन होता है ना। तो गलती किसकी है? गलती सिर्फ टीचर्स की है। अगर तुमने लॉ का एक का सब्जेक्ट होता है, उसका नाम होता है लीगल थ्योरी। तो लीगल थ्योरी फर्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाते हैं। तो मेरी एक कलीग थी, उसने क्या किया, जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाना शुरू कर दिया, हाई एंड जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाना शुरू कर दिया। क्या नाम है, ट्रांसडेंटल आइडियलिज्म। तो मैंने कहा ये जूरिस्प्रूडेंस नहीं है। उन्होंने मुझे समझा दिया, जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस। मैंने कहा यार कमाल हो गया। मेरी क्लासेस स्मूथ चल रही थी, आई वॉज द पीएल, प्रोग्राम लीडर था मैं अपने अपने कोर्स का। स्मूथ क्लासेस, बच्चे भी खुश, अच्छी क्लास चल रही है। तो फिर जब कोर्स स्ट्रक्चरिंग की बात आई, तो मैंने कहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीगल थ्योरी एंड जूरिस्प्रूडेंस? तो इसमें वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ। मैंने कहा मैम वो नहीं, ये लीगल थ्योरी फर्स्ट सेमेस्टर में इसलिए जस्ट टू डेवलप एन ओरिएंटेशन, बच्चों में इंटरेस्ट जगाने के लिए, लव फॉर द लॉ, वो जगाने के लिए हमने ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करा है। ऐसा नहीं कि आप उसमें हाई एंड कंसेप्ट बच्चों के लिए सजाओ गई वो। एक तरफ तो तुम कंसेप्ट की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ रटवा रहे हो उनको, स्कूल्स में ये हुआ था, ये वाला। तो इतना एट्रिशन है। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, मगर बिल्कुल इग्नोर्ड है, मजा ही नहीं आता बच्चों को बिल्कुल भी। ठीक है, सेक्शन 132 निकालो। सेक्शन नहीं, 130 नहीं, 134। सेक्शन 134, सेक्शन 134 देखो, फोर्थ हो गया, फिफ्थ पॉइंट इज सेक्शन 134। सेक्शन 134, सेक्शन 134 को बोलोगे आप रिलीज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। सेक्शन 134 इज रिलीज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, रिलीज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, रिलीज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। हाँ हाँ बोलो ना, ऐसा करो ना, 130, 131, 62। अब जॉनर चेंज हो गया ना, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, तो 139 में कंडक्ट हो गया, 134 में रिलीज ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, 134 में रिलीज ऑफ द प्रिंसिपल डेटर पढ़ो। और 134, द श्योरिटी इज डिस्चार्ज बाई एनी कंडक्ट, प्लीज अंडरलाइन एनी कॉन्ट्रैक्ट,
The surety is discharged by any contract. The surety is discharged by any contract, between the creditor and the principal debtor, by which the principal debtor is released by any act or omission of the creditor, the legal consequence of which is the discharge of the principal debtor. ठीक है, तो 134 में किसकी किसकी वजह से हो रहा है? कंडक्ट और द एक्ट ऑफ द पार्टीज। कंडक्ट कौन कौन? पांचवे, सॉरी 134 में कौन सी दो पार्टीज है जो कंडक्ट दिखा रही हैं? क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर। वो आपस में मिली भगत करते हैं, वो कहते हैं उस मिली भगत के, उस कॉन्ट्रैक्ट के चलते प्रिंसिपल डेटर को वो डिस्चार्ज कर देते हैं, प्रिंसिपल डेटर को डिस्चार्ज कर देते हैं। तो ऐसे में श्योरिटी इज ऑल्सो स्टैंड डिस्चार्ज, क्योंकि श्योरिटी ने तो जिम्मेदारी क्या ली थी? उसकी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए उसने लाइबिलिटी ली थी ना, मगर क्रेडिटर्स को उससे कुछ चाहिए ही नहीं, तो श्योरिटी क्या करेगा? तो श्योरिटी इज लाइबिलिटी इज ऑल्सो डिस्चार्ज। सेक्शन 134 में हो रहा है बिल्कुल। ए, बी और सी, तो ये जो क्रेडिटर साहब है ना और प्रिंसिपल डेटर में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसमें से जो सी है वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो श्योरिटी उन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें बी ने सी को डिस्चार्ज कर दिया, बी ने सी को डिस्चार्ज कर दिया। ठीक है, बी ने सी को डिस्चार्ज कर दिया, तो ए भी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए ने तो ए इसको बचाने के लिए खड़ा था, मगर तू ऑलरेडी बच गया, तो फिर मैं क्या करूंगा? समझ में आया? एक बार पढ़ो जरा सेक्शन 134, फिर मैं इसमें से एक पेचीदा चीज ऐड करता हूं इसमें 134 में। The surety is discharged by any contract between the creditor and the principal debtor by which the principal debtor is released, है ना? Principal debtor is released or by any act or the omission of the creditor, the legal consequence of which is the discharge of the principal debtor। ठीक है, तो जो ये क्रेडिटर है ना, ये दो चीजें कर सकता है, या तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा या कोई एक्ट करेगा जिससे जो प्रिंसिपल डेटर है वो क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। ये बनाते रहना। सो जो क्रेडिटर है ना, सो व्हाट क्रेडिटर हैज डन, क्रेडिटर विल ईदर एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद प्रिंसिपल डेटर और ईदर ही विल डू समथिंग बिकॉज ऑफ विच द प्रिंसिपल डेटर विल बी डिस्चार्ज। तो इफ दैट इज द केस, श्योरिटी इज ऑल्सो डिस्चार्ज, श्योरिटी इज ऑल्सो डिस्चार्ज। समझ में आया? ये तो समझ में आया कि ए किसके लिए जिम्मेदार है? इसके लिए। तो अगर बी ने, क्रेडिटर ने कहा कि भाई मुझे, मैं तुमको माफ करता हूं, तो ये भी तो माफ हो गया, यही है मतलब। तो कैसे माफ करेगा? या तो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, या तो कोई ऐसी हरकत कर देगा जिसकी वजह से ये डिस्चार्ज हो जाएगा। बहुत सारी हरकतें हैं, देखो इलस्ट्रेशन पढ़ो, इलस्ट्रेशन पढ़नी है अपने आप। इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन खासतौर से कौन सा? इलस्ट्रेशन सी, इलस्ट्रेशन सी। इलस्ट्रेशन में डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि तुम सेक्शन समझ नहीं पाओगे अगर इलस्ट्रेशन अपने आप नहीं बनाओगे, तो इलस्ट्रेशन खुद ही बनानी है। सर, जो आपने डेथ वाला पढ़ा था, हाँ, तो अगर डेथ वाले में क्रेडिटर की डेथ हो जाए, डेथ में क्रेडिटर की डेथ हो जाएगी, ठीक है, सर क्रेडिटर की डेथ होगी तो उसमें भी कोई सेम रूल फॉलो होगा? क्यों होगा? कैसी बात कर रहे हो तुम? क्यों होगा? सर ये वाला नहीं, एग्जाम्पल लो। सर एग्जाम्पल ये है कि जो क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर का जो पैसा है वो क्या, जो लेनदारी है वो उसके, उसकी जीवन के साथ ही खत्म हो गई? उसके बच्चे ले लेंगे यार, है कि नहीं? ऐसे जो सेक्शन 137 है उसमें जो जिम्मेदारी है किसकी है? प्रोमिसर की है। ये बोला है ना, बोथ द पार्टी शुड अबाइड देयर रेस्पेक्टिव प्रोमिसेस। मेरी बात सुनो, समझने की कोशिश करा करो। जो वादा करेगा वही तो उसकी वादा खिलाफी करेगा, वही तो उसकी अवहेलना करेगा। तुमने अगर प्रॉमिस नहीं किया है तो तुम ब्रीच कैसे कर सकते हो? तो ब्रीच हमेशा कौन करता है? प्रोमिसर करता है ना? ब्रीच हमेशा प्रोमिसर करता है। अब ये कहोगे कि प्रॉमिस भी तो कर सकता है, प्रॉमिस भी तो कर सकता है,
तो प्रोमिसी भी कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि प्रोमिसी कंसिडरेशन देता है, और कंसिडरेशन प्रॉमिस के फॉर्म में हो सकता है। तो इस लिहाज से दोनों पार्टीज प्रोमिसेस दे रही हैं, तो दोनों पार्टीज प्रोमिसर्स हो गए। तो प्रोमिसी भी प्रोमिसर हो सकता है। ये फिलोसॉफिकल है बहुत ज्यादा। सर वही सही बोल रहा हूं? प्रॉमिस प्रोमिसी भी प्रोमिसर है। वाओ, होता ही है। समझे? जो प्रोमिसी है वो भी प्रोमिसर ही है। अगर उसने, अगर, है ना, मेरी बात समझो। आई विल गिव यू 10,000 रुपीज, यू हैव टू सेल योर कार। तो मैंने प्रॉमिस किया 10,000 रुपए देने के लिए, तुमने तुमने कहा कि ठीक है हम कंसिडरेशन देंगे अपनी कार देके, या वाइस वर्सा कर लो। आई विल सेल माई कार, यू गिव 10,000 रुपीज। तो मैं अपनी कार दूंगा, और तुम क्या कह रहे हो? मैं 10,000 रुपए दूंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट में जो ब्रीच करता है वो प्रोमिसर ही होता है, एक तरह से समझो। प्रॉमिस को ब्रीच करने वाला, प्रॉमिस को ब्रीच करने वाला वो क्या कहलाएगा? डिफॉल्टर। वही कहलाएगा जो ब्रीच करता है। तो प्रोमिसर, प्रोमिसर ही तो वो व्यक्ति है जो प्रॉमिस देता है। और क्योंकि वो प्रॉमिस दिया है और इसलिए उसने परफॉर्म परफॉर्म नहीं करा है, इसलिए तो उसने ब्रीच करा, इसलिए तो उसको डिफॉल्टर कहा गया। है कि नहीं है? तो ऐसे देखो आप, एक प्रॉमिसर है, एक प्रोमिसी है, एक प्रॉमिसर है, एक प्रोमिसी है ना? सो प्रोमिसी, ये एक्सपेक्ट किया जाता है प्रोमिसी कंसिडरेशन देगा। वही बता रहा हूं। तो प्रोमिसी कंसिडरेशन देगा। और कंसिडरेशन जब हम 2D पढ़ते हैं तो कंसिडरेशन 3 तरीके से दिया जा सकता है। कंसिडरेशन कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ एक्ट, एब्सटिनेंस और प्रॉमिस। इन दोनों को छोड़ दो, अभी इसको रखो। सो इसने भी प्रॉमिस दिया और इसने भी प्रॉमिस दिया, तो ये प्रॉमिसी भी तो प्रॉमिसर हो सकता है। हो सकता है। तो दोनों, तो प्रॉमिस तो क्या से इलस्ट्रेशन क्या बनेगा? इलस्ट्रेशन बनेगा, आई आई एम गिविंग यू 10,000 रुपीज। तो ये क्या बोलता है? आई प्रोमिस टू सेल माई कार टू यू ऑन 1 जुलाई। तो इसने पैसा दे दिया, उसने प्रॉमिस दे दिया, है ना? या फिर दोनों ने ही प्रॉमिस दे दिया, आई प्रॉमिस टू सेल माई कार, आई प्रॉमिस टू गिव 10,000 रुपीज। तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गया एक तरह से, है ना? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मगर मैं क्या बता रहा था? सर वो डेट पर हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो जब 137, जब हम 37 पढ़ते हैं ना, तो 37 में ब्रीच कौन करता है? परफॉर्मेंस करने का दायित्व किसके ऊपर है? परफॉर्मेंस करने का दायित्व प्रोमिसर के ऊपर है। अब इस इलस्ट्रेशन में दोनों ही प्रोमिसर हैं, तो दोनों पार्टीज के ऊपर दायित्व है कि नहीं है? तो बोथ द पार्टी शुड अबाइड देयर रेस्पेक्टिव प्रॉमिस। इसलिए मैं 37 के लिए हमेशा ये बोलता हूं, बोथ द पार्टी शुड अबाइड देयर रेस्पेक्टिव प्रॉमिस। 137 में, वो सेक्शन 37 में इसलिए बोलता हूं मैं कि दोनों पार्टीज के ऊपर, जबकि लोग ये कहते हैं सिर्फ प्रोमिसर के ऊपर दायित्व है, प्रोमिसर के ऊपर दायित्व है, प्रोमिसर के ऊपर बर्डन है परफॉर्म करने का, नो डाउट, बिल्कुल सही बात है। मगर अगर दोनों ही पार्टीज प्रोमिसर हैं, तो दोनों के ऊपर दायित्व होगा कि नहीं होगा? दोनों के ऊपर दायित्व होगा। सो बोथ द पार्टी शुड कंप्लाई देयर रेस्पेक्टिव प्रोमिसेस, बोथ द पार्टी शुड कंप्लाई देयर रेस्पेक्टिव प्रोमिसेस। ओके। अब इसमें अरसलान का एग्जाम्पल देखो। अरसलान का एग्जाम्पल ये है कि एक था ए, एक है बी, और एक है सी। डेथ किसकी होती है? इसकी हो जाती है ना? तो क्या हुआ भाई? इसकी जगह उसका एलआर आ जाएगा। सर तो कभी होगा इसको सर, कोई परफॉर्म थोड़ी करना है। सब कभी कॉन्ट्रैक्ट सर नहीं 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 नहीं, उस केस में तो कोई बात नहीं इस और केस में तो हो सकता है। इस केस में अगर इसकी डेथ होती है और अगर एलआर आ जाता है, अच्छा यू आर सेइंग, सर कॉन्ट्रैक्ट हम कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं आप मैं आपसे मैं आपके लिए पे करूँ। मैं बताता हूँ, तुम्हारा इलस्ट्रेशन समझ गया मैं। वेरी गुड। इलस्ट्रेशन ये है, ये होना चाहिए,
वो ये है कि जो बी के ऊपर राइट है ना, बी के पास जो राइट है वो 1 लाख रुपीज को लेके राइट है ना। बी जो है वो 1 लाख रुपए तक के लिए सिक्योर्ड है। ए ने बी से कहा कि हम 1 लाख रुपए तो तुम्हें बचाएंगे, यही तो बात है। अब इन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट था कि अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो सेम बातों को रखेगा। तो ए की डेथ हो जाती है, ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव आता है, वो भी सेम ड्यूटी परफॉर्म करता है। ठीक है। अब ये एक एग्जांपल होगी। दूसरी इलस्ट्रेशन देखो। ए ने बी से कहा कि हम तुम्हें बचाएंगे 1 लाख रुपए तक, हम तुम्हें 1 लाख रुपए तक बचाएंगे। नाउ अरसलान क्वेश्चन इज, जैसी बी की डेथ हो जाएगी तो क्या ये डिस्चार्ज हो जाएगा? वो तो व्यक्ति रहा ही नहीं। मगर अरसलान ये देखो ना, ये तो है अभी, ये तो बचा है, मरा थोड़ी ना ये तो बचा हुआ है अभी। तो ये जो व्यक्ति है ना, तो एलआर करेगा, एलआर करेगा। इसके बारे में लॉ भी है, मैं बता दूंगा अभी। तो इस केस में भी एलआर होगा। तुम ये कह रहे हो कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी एलआर आएगा, है ना? मगर इधर नहीं है, इधर इधर तब भी आएगा, बिना कॉन्ट्रैक्ट के भी आएगा। ठीक है। बहुत बड़े क्वेश्चन है। तो इधर एलआर के बिना भी आएगा, वो सॉरी उसके कॉन्ट्रैक्ट के बिना भी आएगा। ठीक है। ओके। तो मैं क्या पढ़ा रहा था? 134 पढ़ा रहा था। 134 हमने पढ़ लिया ना अच्छी तरह से। 134 का इलस्ट्रेशन बी पढ़ना है, इलस्ट्रेशन सी पढ़ना है। इलस्ट्रेशन बी एंड सी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है। ठीक है। तुम लोगों ने क्वेश्चन भुलवा दिया मुझे। मैं सेक्शन 134 समझाना एक बार मुझे, समझाना एक बार क्या कहता है। ए बी और सी, हम्म। जब प्रेडेटर डिस्चार्ज होगा, ए बी और सी, फिर क्या हो रहा है? सर बी ने सी माफ कर दिया तो ऑटोमेटिकली ए कैसे माफ किया? या तो कॉन्ट्रैक्ट में या तो माफ नहीं करा, कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया या फिर एक्ट किया जिससे द लायबिलिटी ऑफ सी इज डिस्चार्ज, ऐसे बोला करो ना, माफ कर दिया, द सी इज डिस्चार्ज। ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये है, देखो, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें ए को 10,000 रुपीज बी को देने हैं, है ना? ए हैज टू गिव 10,000 रुपीज टू बी। अब ए क्या करता है? उसको कहता है सर मैं आपको सिर्फ 8,000 रुपए दूंगा। और बी कहता है चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया या नहीं हो गया? यस हो गया। कैसे? सर, म्यूचुअल 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 कंसेंट। कंसेंट कहां पे लिखा हुआ है? 63 में। म्यूचुअल कंसेंट, वेव्स इज राइट, बिल्कुल एग्जैक्ट बोल रही हो। वेव्स इज राइट, तो ही हैज वेव्ड 2,000 रुपीज। या फिर ए को 10,000 रुपए देने थे बी को, तो ए कहता है यार ऐसा करो, ये किताब खरीद लो, किताब ले लो, इसकी कीमत 12,000 रुपए। सो दिस इज अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन, दैट इज कंसिडरेशन ऑफ अ डिफरेंट टाइप। तो उस पे अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन, तो सेक्शन 63 में एक कंसेप्ट है अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन, एक है वेवर। तो उससे भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है। ये हम करेंगे, हाई एंड कंसेप्ट है, ये हम कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ेंगे। मगर अभी के लिए सिर्फ हमें इतना ही पढ़ना। तो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, तो जो एक्चुअल कंसिडरेशन था उस कंसिडरेशन का ना देके किसी और प्रकार का कंसिडरेशन दिया गया है, किसी और तरीके का कंसिडरेशन दिया गया है। ठीक है। तो लाइबिलिटी ऑफ बी इज डिस्चार्ज। ऑल राइट। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर? ये है श्योरिटी, ये ये क्रेडिटर, ये प्रिंसिपल डेटा। डेट जो थी वो 10,000 रुपए की थी। तो जो प्रिंसिपल डेटर है उसने बी को क्या किया? बी को दिया कि सर ऐसा करो, ये किताब खरीद लो, ये किताब मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूं। बी ने कहा भाई बहुत बढ़िया किताब है, मैं यही रख लेता हूं, सारी डेट माफ। श्योरिटी स्टैंड्स डिस्चार्ज अंडर सेक्शन 134 accord and satisfaction। तो सी हैज बीन डिस्चार्ज बाय accord and satisfaction, सी हैज बीन डिस्चार्ज बाय accord and satisfaction। और accord and satisfaction से ये डिस्चार्ज हो गया तो ये भी डिस्चार्ज हो गया। क्लियर है? आप लोग को कंफ्यूजन है तो पूछ लेना मुझसे।
क्लियर? नहीं? हाँ, प्रिंसिपल डेटर मर जाता है तो कोई बात नहीं, ये तो है ना, ये तो डिस्चार्ज श्योरिटी है ना, वो तो बिग ब्रदर है।